एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर हम बनाने वाले हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। मतलब कि आज के क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं मैक्सिमम सब्सिडरी बुक्स को। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 12 डी के गोयल की बुक से। आज के लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अकाउंट्स के सब्जेक्ट में नर्वसनेस और कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। अगर आप नर्वस होते हो क्वेश्चन को देख करके, तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होना सबसे बड़ी वजह है आपके अकाउंट्स से डरने की। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडे क्लियर होंगे, तो आप अकाउंट से पेपर को खुशी खुशी करोगे, मन से करोगे, और मन से की हुई चीज में हमेशा आपको जीत मिलती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपके जो छोटे से छोटे भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, फिनिश हो जाए और आप अकाउंट से प्यार करने लगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है। एक डीलर है जिनका काम है इलेक्ट्रिकल गुड्स का। उन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको उनकी ट्रांजैक्शंस के बेस पर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको उसे सब्सिडरी बुक में पोस्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसे हम पोस्ट करते हैं अपने जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। पहले आप डालोगे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स में आप सभी एसेट्स को लिखोगे डेबिट में। मतलब एसेट्स होती हैं आपकी डेबिट, और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो होती है आपकी क्रेडिट। इस तरह से आप लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो आपका टोटल आ रहा है एसेट साइड का, और जो लाइबिलिटीज का आपने टोटल किया है, उन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। क्योंकि ये दोनों आप बैलेंस करोगे, आप टोटल करोगे, तो या तो आपका एसेट साइड ज्यादा होगा या लाइबिलिटी साइड ज्यादा होगा। अगर आप एसेट साइड का आपका टोटल ज्यादा है लाइबिलिटी साइड से, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी हमारी कैपिटल। जैसे कि यहाँ पर हमारा आ रहा है 6,21,400 रुपए। और अगर ये सिचुएशन हो जाती है आपकी रिवर्स, मतलब कि लाइबिलिटी का टोटल ज्यादा है एसेट से, तो वहां पर हो जाता है आपका केस गुडविल का, और गुडविल अकाउंट आपका होगा डेबिट, जो कि होती है एसेट। अब यहाँ पर हमारा एसेट का साइड ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो हमारे पास आ गई है कैपिटल 6,21,400। हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। एंड में लिखोगे आप नरेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने कुछ सामान खरीदा है रघुराज एंड सन से, और जो सामान खरीदा है वो सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20%। अब आपको याद होगा, रिकॉल करो परचेज बुक में पोस्टिंग की क्या कंडीशंस होती है। एक कंडीशन होती है कि आपने जो सामान खरीदा है वो वही सामान होना चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो और बिजनेस करते हो। ये कंडीशन तो आपकी कंप्लीटली फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो सामान जो आपने खरीदा है वो बिजनेस में ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही खरीदा हो। तो ये सामान जो आपने खरीदा है वो आपने खरीद बेच के लिए ही खरीदा है, ना कि ऑफिस यूज के लिए। ये कंडीशन भी आपकी हो गई फुलफिल। तीसरी कंडीशन जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जो सामान खरीदा है वो उधार पर खरीदा होना चाहिए, क्रेडिट पर खरीदा होना चाहिए। जैसा कि इस ट्रांजैक्शन में आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यही है कि आपने इसे क्रेडिट पर परचेज किया है रघुराज एंड सन से। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो आप इसकी पोस्टिंग अब अपनी परचेज बुक में करोगे। डेट के कॉलम में लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स में लिखोगे उस सेलर का नाम जिससे आपने सामान खरीदा है। आप वो सारा सामान लिखोगे जो जो सामान आपने उससे खरीदा है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपके पास बिल नंबर है, तो वो नंबर आप लिखोगे इनवॉइस के कॉलम में। अब यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। डिटेल के कॉलम में आ जाओ। अब यहाँ पर आपको लिखनी है अमाउंट, मतलब कि 80 इलेक्ट्रिकल केटल्स 300 रुपए के हिसाब से बन जाएगी आपकी 24,000 रुपए की, और 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स बन जाएंगी आपकी 420 रुपए के हिसाब से 16,800 रुपए की। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 40,800 रुपए।
इस अमाउंट पर आपको मिल रहा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट है, माइनस करोगे, ये जो 20% है आप कैलकुलेट करोगे 40,800 रुपए पर, तो अमाउंट आ जाएगा 8,160 रुपए। माइनस करोगे, अमाउंट आएगी 32,640 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप फाइनली अपनी परचेज बुक करोगे। तो परचेज के कॉलम में लिखोगे 32,640। क्यों? क्योंकि हमें इस अमाउंट को बाइफरकेट करके हर कॉलम में लिखना होता है। तो इसलिए हमारी ये जो सारी की सारी अमाउंट है, ये परचेज की अमाउंट है। हमारे पास इस क्वेश्चन में जीएसटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने जीएसटी की कोई कैलकुलेशन नहीं की है और जीएसटी के कॉलम से यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे। टोटल के कॉलम में भी आ जाएगा आपका 32,640 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ पैसे निकाले हैं बैंक से पैसे निकाल रहे हो। कैश बुक में इसकी एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक में एंट्री करने से पहले जो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है कैश बुक के, वो आपको पोस्ट करने होंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमने जब जर्नल में ही ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री कर दी है, तो कैश बुक में क्यों? कैश बुक क्या है? एक तरह से आपका कैश अकाउंट है, जैसा कि आपका लेजर में बनता है, उसी तरीके से है। इसलिए यहाँ पर आप जितने भी जर्नल में अकाउंट्स होते हैं, उसकी पोस्टिंग आप जब करते हो लेजर में, वहां पर ओपनिंग बैलेंसेस सारे पोस्ट करते हो। उसी तरह से कैश बुक में भी यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंसेस की पोस्टिंग करोगे, डेट डालोगे, उसके बाद कैश इन हैंड है, जिसका बैलेंस आपका हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और जिसे हम पोस्ट करते हैं अपनी रिसीट साइड पर। ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी लिखोगे, कैश के कॉलम में लिखोगे 12,400 रुपए। जो बैंक का बैलेंस है वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक में आपका है क्रेडिट का बैलेंस, जो कि एक तरह से लोन है, आपकी लाइबिलिटी है, जिसे आप पोस्ट करोगे अपने क्रेडिट साइड पर कैश बुक के, और लाइव पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बैंक के कॉलम में लिखोगे 38,000। अब जो आपने बैंक से पैसा निकाला है 20,000 रुपए, इसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी? पहले आप जर्नल एंट्री बना के देखोगे, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि आपको किस साइड क्या पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर जब आपने एंट्री की है 20,000 रुपए कि कैश में डेबिट और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम कैश बुक में कैश और बैंक की पोस्टिंग कर रहे हैं, और ये दोनों अकाउंट ही हमारी इस ट्रांजैक्शन में कवर हो रहे हैं, और ये दोनों अकाउंट ही, एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। मतलब इस ट्रांजैक्शन का डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट दोनों की पोस्टिंग आप अपनी कैश बुक में लिख देते हो। मतलब इसकी फर्दर आप लेजर में कहीं और पोस्टिंग नहीं करने वाले हो। इसलिए ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का कॉन्ट्रा पार्ट आप यहाँ पर पोस्ट कर दोगे। किस तरह से करोगे? पहले आप डेट डालोगे, और जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है उसके लिए डेबिट साइड पर लिखोगे। जैसा कि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लिए आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो इस अकाउंट के साथ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वही अकाउंट आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे, और आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको सिंबलाइज करोगे सी से एलएफ के कॉलम में लिख करके। अब आप लिखोगे क्रेडिट साइड के पार्ट के लिए, मतलब कि बैंक अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है उसके लिए पोस्टिंग करोगे पेमेंट साइड पर, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, डेट डालोगे। और अब बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, उसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको आप लिखोगे पर्टिकुलर से, मतलब कि बाय कैश अकाउंट। और बैंक से पैसा निकला इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। कॉन्ट्रा है इसलिए यहाँ पर भी आप लिखोगे सी एलएफ के कॉलम। नेक्स्ट है, अब आपने अभिलाष कि आपने एक्सेप्टेंस रिसीव की है, जिससे आपको पैसे लेने थे। आपने ध्यान किया हो तो हमें अभिलाष से देखो 20,000 रुपए लेने थे, ओपनिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा है, जिसके लिए उसने आपको दिया है बीआर। बीआर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का चैप्टर अब हम आगे करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल एक तरह से गारंटी होती है पेमेंट करने की। तो वो आपको गारंटी दे रहा है कि वो आपको पेमेंट कर देगा 1 महीने की। 1 महीने के अंदर ये एक तरह से आपके पास एसेट है, जिसको आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करोगे। और किससे मिला है आपको? अभिलाष से। तो टू अभिलाष अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि जो डेबिट में था अब एक तरह से उसने उस अमाउंट को ट्रांसफर हमने कर दिया नए नाम में बिल्स रिसीवेबल में। तो टू अभिलाष अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट लिखोगे 20,000 और 20,000 रुपए, और नरेशन लिखोगे वी आर रिसीव्ड फॉर 1 मंथ। अब जैसा कि यहाँ पर पेज खत्म हो रहा है, आप यहाँ पर और एंट्री नहीं कर सकते हो जर्नल में। तो एंड में आप लिखोगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। टोटल करोगे दोनों ही कॉलम का इस तरह से। हमारा टोटल आ रहा है 7,19,400 रुपए। इसको आप कैरिड फॉरवर्ड करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे इस तरह से नेक्स्ट पेज पर। अब आपके पास एंट्री आ रही है नेक्स्ट, परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम गुरशरण ब्रदर्स ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज 40,000। अब यहाँ पर आपने एक कंप्यूटर खरीदा है, गुरशरण ब्रदर्स से खरीदा है, उधार में खरीदा है 40,000 रुपए का ऑफिस यूज के लिए। हम इसकी पोस्टिंग अपनी जर्नल में करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो हम इसकी पोस्टिंग परचेज बुक में क्यों नहीं कर रहे हैं, जर्नल में क्यों कर रहे हैं? पहला पॉइंट, एक तो ये आपने खरीदा है कंप्यूटर। कंप्यूटर है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पर ये एक तरह से आपने एसेट खरीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब ही यही है कि आपने इसको दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने इसको खरीदा है अपने ऑफिस में यूज करने के लिए। तो ये हो गई आपकी एक तरह से एसेट। और एसेट जब हम परचेज करते हैं उसकी पोस्टिंग हम परचेज बुक में नहीं करेंगे, जर्नल में करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे डेट, और इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गुरशरण ब्रदर्स होगा, सॉरी, गुरशरण ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पर आपने उधार में खरीदा है, पेमेंट नहीं की है, इसलिए हमने उसे उसके अकाउंट को, उसके नाम को क्रेडिट किया है, क्योंकि हमें उसको अभी पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है वो। अमाउंट हो जाएगी आपकी 40,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट में। नरेशन लिखोगे कंप्यूटर परचेज्ड। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपने जो सामान बेचा था, खरीदा था आपने रघुराज सन से, इलेक्ट्रिकल केटल्स, उसमें से आपने 10 इलेक्ट्रिकल केटल उसको वापस कर दी है, जिसकी पोस्टिंग आप करोगे परचेज रिटर्न में। ध्यान होगा आपको, परचेज रिटर्न में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं जो सामान आपने उधार पर खरीदा है, और उसी के अगेंस्ट अगर आप रिटर्न करते हो, उसी की पोस्टिंग आप परचेज रिटर्न में करोगे। ये हमने सामान खरीदा था उधार पर रघुराज से, उसी में से हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। यहाँ पर डेट डालोगे, पर्टिकुलर से लिखोगे उस सेलर का नाम जिससे हमने सामान खरीदा था और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, और वो डिटेल लिखोगे जो सामान आप वापस कर रहे हो। यहाँ पर आपने 10 इलेक्ट्रिकल केटल खरीदी थी 300 रुपए के हिसाब से, उसी के रेट से आप उसको वापस करोगे, डिटेल लिखोगे। डिटेल के कॉलम में लिखोगे 3,000 रुपए, जैसा कि 10 केटल हो जाएगी 300 रुपए के हिसाब से। आपको मिला था इस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट, वो भी आप माइनस करोगे। 20% कैलकुलेट करोगे 3,000 पे तो आ जाएगा 600 रुपए, माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 24 रुपए। ये वो अमाउंट है जिस जिस पर आप अपनी परचेज रिटर्न को बुक करोगे। मतलब कि ये वो अमाउंट है जिससे आप डेबिट नोट बना करके अपने इस सप्लायर को भी सेंड करते हो। अब ये 2400 रुपए है आपके पास, यहाँ पर जीएसटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दोगे। एंड में टोटल के कॉलम में भी आपका, अब आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने रघुराज एंड सन्स को पेमेंट की है बैलेंस की। आपने सामान खरीदा था 32,640 रुपए का रघुराज एंड सन से, उसमें से रिटर्न कर दिया 2400 रुपए का, तो बैलेंस बच गया 30,240 रुपए का, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, मतलब कि बैंक से पेमेंट जा रही है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रघुराज एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,240 रुपए। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है उसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में बाय रघुराज एंड सन्स अकाउंट, और बैंक से पेमेंट हो रही है इसलिए आप लिखोगे यहाँ पर 30,240 रुपए।
नेक्स्ट है, यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो गुरशरण ब्रदर्स को 30,000 रुपए कैश में और बैलेंस की पेमेंट कर रहे हो चेक से, मतलब कि बैंक से पेमेंट जा रही है। आपने कंप्यूटर खरीदा था गुरशरण ब्रदर्स से 40,000 रुपए का, उसी के अगेंस्ट आपको ये पेमेंट जा रही है। तो एंट्री हो जाएगी। जब भी आप कैश या बैंक की पेमेंट या रिसीट करते हो, उसकी डायरेक्टली पोस्टिंग आपकी कैश बुक में होगी, जर्नल में नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर आप पोस्टिंग करोगे इसकी कैश बुक में। गुरशरण ब्रदर्स अकाउंट को डेबिट करोगे, 40,000 रुपए से इतने ही पैसे देने थे आपको, इसलिए इस अकाउंट को इतने से आप डेबिट करोगे। कैश जितना दिया है इस टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो 30,000 रुपए, और जितना बैंक से जा रहा है उसके लिए आप करोगे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। बैलेंस आपने चेक दिया है, इसका मतलब 30,000 में के बाद आपके पास जो बैलेंस बच गया है पेमेंट के लिए वो है 10,000 रुपए, जिसका आपने चेक दिया है। अब यहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही आ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। क्या ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बेशक कैश और बैंक दोनों ही इस ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री की एक कंडीशन ये भी होती है कि इन दोनों में से ही एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ताकि हम उसकी दोनों साइड की पोस्टिंग अपनी कैश बुक में कर दें, तभी वही एंट्री आपकी कॉन्ट्रा कहलाती है। अब जैसा कि ये दोनों ही अकाउंट आपके क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब क्रेडिट साइड की ही पोस्टिंग आप यहाँ पर कर रहे हो, तो ये है आपकी जनरल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो आप इसकी पोस्टिंग करोगे कहाँ पर? क्रेडिट हो रहे हैं दोनों अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है इन दोनों के साथ, उसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में, मतलब कि बाय गुरशरण ब्रदर्स अकाउंट। कैश और बैंक के कॉलम में लिखोगे वो अमाउंट जितना आपने कैश दिया है और जो आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश ₹500। अब आपने कुछ वेजेस पे की हैं, 500 रुपए कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपए। अब यहाँ पर आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दोगे, पर्टिकुलर्स में उस अकाउंट को लिखोगे जो इसके साथ डेबिट हो रहा है, वेजेस अकाउंट। तो बाय वेजेस अकाउंट को आपने पर्टिकुलर्स में लिखना है और कैश के कॉलम में लिखना है 500 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है दिनेश से, जो कि है इलेक्ट्रिकल आइटम्स ही, और आपको मिल रहा है 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको पहले पोस्टिंग से पहले ट्रांजैक्शन में देखनी होती है सभी कंडीशंस, क्या वो फुलफिल हो रही हैं। हाँ, इसमें हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्रेडिट परचेज भी है, इलेक्ट्रिकल आइटम भी है, और हम इसको ट्रेडिंग के पर्पज से ही खरीद रहे हैं। तो इसकी पोस्टिंग आप अपनी परचेज बुक में कर दोगे, डेट डालोगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे आइटम और उस सेलर का नाम जिससे आपने सामान खरीदा है। डिटेल्स के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, मतलब कि 10 वॉशिंग मशीन 16,000 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 1,60,000 रुपए की, और 4 वैक्यूम क्लीनर 6,000 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए की अमाउंट आएगी। टोटल करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,84,000। इस पर आपको मिल रहा है 15% ट्रेड डिस्काउंट, जिसे आप माइनस करोगे। 15% की जो अमाउंट है वो आप कैलकुलेट करोगे 1,84,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी वो 27,600 रुपए। माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1,56,400 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे। जीएसटी की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे, और टोटल के कॉलम में लिखोगे आप 1,56,400 रुपए। नेक्स्ट है, अब आपने कुछ सामान बेचा है चारों को, जो कि इलेक्ट्रिकल आइटम है, और आपने उसको दिया है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स बुक में पोस्टिंग की क्या कंडीशंस होती है? पहली चीज, आप उस चीज को बेच रहे हो, उस चीज की सेल कर रहे हो जिसमें आप ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, वही चीज आपने बेची होनी चाहिए, तभी आप उसकी पोस्टिंग सेल्स बुक में करोगे। ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। आप इलेक्ट्रिकल आइटम का आपका बिजनेस है, आपने वही आइटम सेल किए है। दूसरी कंडीशन है कि आपने जो सामान बेचा है वो बेचा हो क्रेडिट पर। अब जैसा कि यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल नहीं लिखी गई है, दी गई है, तो इसका मतलब है आपने जो सामान बेचा है चारों को वो क्रेडिट पर बेचा है, उधार पर बेचा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई,
पोस्टिंग कर दो सेल्स बुक में, डेट डालो, पर्टिकुलर्स में लिखो बायर का नाम और जो सामान आप बेच रहे हो विद रेट आप सारा यहाँ पर लिखोगे पर्टिकुलर्स में। उसके बाद डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट, जैसा कि 200 इलेक्ट्रिक शेवर्स आएंगे आपके 250 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए के, 400 टोस्टर 150 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए के और 450 हीटर 200 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख रुपए। इस पर आपने उसको दिया है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करोगे इसको और 10% की अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 2 लाख पे तो अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपए। माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास 1,80,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप बिल बना करके चारू को दोगे और ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल बुक करोगे। जीएसटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये कॉलम्स आपके ब्लैंक रहेंगे। एंड में आप टोटल लिखोगे 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट है, अब आपने जो चारू को सामान बेचा है उसके अगेंस्ट आपको पूरी पेमेंट मिल रही है। जो पेमेंट मिल रही है वो चेक से मिल रही है और वो चेक आपने बैंक में जमा कर दिया है। अमाउंट जो है वो है 2,30,000। अब आप सोच रहे होगे हमने सामान तो बेचा है 1,80,000 रुपए का और चेक मिल रहा है 2,30,000 रुपए का, ये तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे हो गया? ध्यान करो, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में चारू का स्टैंड कर रहा है 52,000 रुपए का, जो कि हमें उससे पेमेंट लेनी थी। उसमें आप अपनी जो सेल की है उसको ऐड कर दो 1,80,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट आ रही है 2,32,000 रुपए, जो कि आपको उससे लेने थे। उसमें से उसने आपको चेक दिया है 2,30,000 रुपए का, मतलब कि बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दो 2,30,000 रुपए से और जो 2,000 रुपए आपको कम मिला है वो है आपका डिस्काउंट अलाउड, मतलब आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, खर्चा है इसलिए 2,000 से इसको बुक कर दो। और किससे पेमेंट आ रही है? वो है चारू, उसका अकाउंट आप सेटल कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इसलिए चारू अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 2,32,000 रुपए से। इतने ही अमाउंट से तो आप क्लियर कर रहे हो ना। बेशक उसने 2,30,000 रुपए का आपको चेक दिया है, लेकिन आप उसका अकाउंट जो क्लियर कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, वो 2,32,000 रुपए का अकाउंट क्लियर कर रहे हो। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी बैंक अकाउंट आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट के लिए आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी कैश बुक में। डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है चालू अकाउंट, वो लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 2,30,000 रुपए। जो डिस्काउंट वाली एंट्री है उसकी एंट्री आपकी आ जाएगी जर्नल प्रॉपर में। इस तरह से डेट डालोगे और लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट 2,000 रुपए से, इस तरह से और नरेशन लिखोगे पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप डिस्काउंट की एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करते हो डबल कॉलम की। अगर आप ट्रिपल कॉलम की कैश बुक बनाते हो तब आप डिस्काउंट का कॉलम होता है वहां पर आप पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस गिवन टू दिनेश फॉर 30 डेज रुपीज 1,50,000। अब आपने दिनेश को 1,50,000 रुपए के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है कि हाँ मैं अपनी जो पेमेंट मेरी लाइबल है पेमेंट के लिए वो सारी पेमेंट कर दूंगा 30 दिन के अंदर। जब आप ऐसा करते हो एक्सेप्टेंस देते हो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्स पेबल। ये आपकी लाइबिलिटी है, नाम चेंज हो गया, दिनेश की जगह अब ये नाम हो गया आपका बिल्स पेबल। तो लाइबिलिटी है उसको आप दिनेश अकाउंट को अब आप डेबिट कर दोगे जो कि क्रेडिट में स्टैंड कर रहा था और बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा उसकी जगह पे, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 और 1,50,000। नेक्स्ट है चेक इश्यूड टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹21,000। अब आपने दिनेश का अकाउंट आपको देखना होगा कि उससे आपको कितना पैसा बैलेंस और देना है, कितना बैलेंस पैसा देना था आपको। तो उसके लिए आपको देखना होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास स्टैंड कर रहा था दिनेश का 15,000 रुपए का, आपकी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर है वो, देना था आपको। उसके बाद आपने उससे और भी सामान खरीदा है 1,56,400 रुपए का, टोटल आ गया 1,71,400 रुपए। इसमें से आपने उसको बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिया है 1,50,000 रुपए का, बैलेंस बच रहा है 21,400 रुपए।
इस 21,400 रुपए में से भी आपने उसको 21,000 रुपए का चेक काट के दिया है, मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे? दिनेश अकाउंट को डेबिट करोगे 21,400 रुपए से। क्यों? क्योंकि इतना ही बैलेंस बचा है, इस अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो। कितने अमाउंट, किस तरह से? एक तो चेक दे रहे हो 21,000 रुपए का, बस यही दे रहे हो, और 400 रुपए जो बैलेंस है वो आपको मिल गया है डिस्काउंट, फायदा हो गया है, क्रेडिट कर दोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को 400 रुपए से। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है दिनेश अकाउंट, उसको आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में बाय दिनेश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 21,000 रुपए। जो डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री है वो आ जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में, यहाँ पर दिनेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपए 400 रुपए, और नरेशन लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट। अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी, सोल्ड फॉर कैश 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स रुपीज 9,000। अब आपने कुछ सामान बेचा है, इलेक्ट्रिक आयरन्स बेची हैं 9,000 रुपए की कैश में। इसकी पोस्टिंग आप कैश बुक में क्यों करोगे? हम इसकी पोस्टिंग कैश बुक में क्यों कर रहे हैं? याद आया? क्यों? क्योंकि सेल्स बुक में तो हम और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की पोस्टिंग करते हैं। जो कैश सेल्स है उसकी पोस्टिंग आप अपनी कैश बुक में करोगे। किस तरह से? एंट्री देखो पहले, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 रुपए से टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपए। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ, और टू सेल्स अकाउंट को लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, क्योंकि ये अकाउंट वो है जो आपका क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट के साथ, और कैश के कॉलम में लिखोगे 9,000 रुपए। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 5,000। अब आपने बैंक में पैसा जमा किया है 5,000 रुपए, मतलब एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल रहे हो, कैश को बैंक में जमा कर रहे हो। एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, और दोनों में से एक हो रहा है डेबिट और दूसरा हो रहा है क्रेडिट। पोस्टिंग हो जाएगी आपकी इस तरह से, डेबिट साइड आपका बैंक हो रहा है तो उसके लिए आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट हो रहा है उसके लिए क्रेडिट, और बैंक में पैसा जमा हो रहा है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 5,000 रुपए, कॉन्ट्रा है एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करोगे, जो कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके लिए आप पोस्टिंग करोगे, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट अब डेबिट हो रहा है इसलिए बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 5,000 रुपए, क्योंकि कैश आपके यहाँ से निकल करके बैंक में जमा हुआ है। कॉन्ट्रा है इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। नेक्स्ट है आपने जो स्टाफ है उसको सैलरी दी है, चेक दिया है 15,000 रुपए का, मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है सैलरी की, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आ जाओ, डेट लिखो और बाय सैलरीज अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट के साथ, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 15,000 रुपए, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है। नेक्स्ट है बैंक चार्ज्ड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रुपीज 50 एंड चार्ज्ड इंटरेस्ट रुपीज 1,200। अब जो बैंक होता है वो अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्जेस लेता है, और जैसा कि आपका ओवरड्राफ्ट था, मतलब कि बैलेंस ना होते हुए भी आपने पैसा लिया हुआ था, एक तरह से लोन था वो बैंक से आपको, उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है जो कि आपके लिए खर्चा है। एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,200, और जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट करोगे 1,250 से। अब यहाँ पर हम बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? कैश भी तो लिख सकते हैं। नहीं, जब भी बैंक चार्जेस लेता है, इंटरेस्ट या बैंक चार्ज लगाता है, वो अपने सारे खर्चे हमारे अकाउंट से पहले ही काट लेता है, तो आप इसलिए बैंक को ही डायरेक्टली क्रेडिट करोगे, कैश को नहीं। बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय बैंक चार्जेस लिखोगे और बैंक के कॉलम में लिखोगे 50 रुपए। उसके बाद दोबारा से लिखोगे आप बाय बैंक इंटरेस्ट, और बैंक के कॉलम में ही लिखोगे
₹1200। एक ही एंट्री नहीं कर दोगे ₹1250 लिख करके, बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट लिख करके। अगर आपने ऐसा किया, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अलग-अलग जब 2 अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, तो 2 पोस्टिंग आपको अलग-अलग ही करनी होगी। यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब वह बारी सभी सब्सिडरी बुक्स के टोटल की। पहले करते हैं हम कैश बुक का टोटल। दोनों ही कॉलम के आपको टोटल करने हैं, कैश और बैंक का। हम करते हैं कैश के कॉलम का टोटल पहले। उसके लिए आपको करना होगा डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का। हमने किया है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ₹41,400, माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल तो 35,500 माइनस करने के बाद आपके पास आ रहा है बैलेंस ₹5,900। कैश है, कैश का बैलेंस या तो आपका डेबिट आएगा या नील आएगा। क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता आपका कैश का। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपका कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्वेश्चन में, इट मीन्स आपने मिस्टेक की है, उसे चेक करो। यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी लिखोगे और कैश के कॉलम में लिखोगे 5900। अब एंड में लिखोगे यहाँ पर दोनों ही साइड पर टोटल ₹41,400, जो कि डेबिट साइड का टोटल है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ही तो ज्यादा है और अब हमने यहाँ पर लिखा है तो इक्वल हो गया, तो इसलिए दोनों ही साइड का टोटल अब 41,400 आ रहा है। अब करेंगे हम बैंक के कॉलम का टोटल। बैंक के कॉलम का टोटल आपने डेबिट साइड का किया तो 2,35,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ₹1,35,490। जो बैलेंस आ रहा है वो है ₹99,510। अब जो बैंक का बैलेंस पहले शुरू में आपका क्रेडिट बैलेंस था, वो अब बन गया है डेबिट बैलेंस, मतलब कि ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया। अब आपके बैंक में पैसा है, ₹99,510 डेबिट बैलेंस है, जिसे आप शो करोगे क्रेडिट साइड पर ₹99,510। एंड में लिखोगे टोटल दोनों साइड पर। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका टोटल ₹2,35,000। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है ₹99,510। करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। अब है बारी जर्नल के टोटल की। एंड में दोनों ही कॉलम का टोटल करोगे। इस तरह से हमारा दोनों ही साइड का टोटल करेक्ट आ रहा है, मैच कर रहा है। इट मींस ये हमारा जर्नल करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्स बुक। एंड में आप टोटल करोगे सभी कॉलम्स का। इसमें आपको एक कंडीशन ध्यान से समझनी होगी कि जो टोटल के कॉलम का टोटल होता है वो आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल से। जैसा कि जीएसटी नहीं दिया हुआ तो ये कॉलम्स ब्लैंक है। हमारा टोटल भी मैच कर रहा है सेल्स के कॉलम का और टोटल के कॉलम का, तो ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है परचेज बुक। यहाँ पर भी आप टोटल करोगे दोनों साइड पर। करेक्ट है, मैच कर रहा है आपका। परचेज रिटर्न बुक का टोटल करोगे इस तरह से, ये भी आपका करेक्ट है, मैच कर रहा है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, करेक्ट। आई होप आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया है, इंटरेस्टिंग भी लगा है और आज के क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपका डर खत्म होगा। लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ सीखना और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उनका भी डर भगाइए अकाउंट से और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए वीडियो डालने के बाद। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।